वेलकम स्टूडेंट्स, MD BEd कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा के प्रकारों की हम बात कर रहे थे। 2-3 दिन से हम प्रकार ही कर रहे हैं और हम अलग अलग प्रकारों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और हमने जो कल किया था, कल हमने बात की थी परिवार चिकित्सा की, कि परिवार चिकित्सा क्या होती है। कि परिवार में जब एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो पूरे परिवार के क्लाइंट की एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम परिवार के किसी मेंबर के कारण होती है। वो उस परिवार के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में पूरे परिवार को काउंसलिंग देने की जरूरत होती है। तो उस सिचुएशन में परिवार चिकित्सा की जाती है और पूरे परिवार के मेंबर्स के साथ विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करके उस क्लाइंट की प्रॉब्लम का सलूशन किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी क्या होती है, समूह चिकित्सा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समूह चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी। समूह चिकित्सा में कल हमने थोड़ा सा इसको देखा था। समूह चिकित्सा में सामान्य रूप से 6 या 12 क्लाइंट, और कई बार ये भी लिखा होता है कि 8 से 10 मीन्स जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स एक नहीं होता। इसमें ग्रुप की बात है तो पूरे ग्रुप में, और ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, ग्रुप छोटा होता है। इसमें 8 से 10 क्लाइंट भी हो सकते हैं और 6 से 12 क्लाइंट भी हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इतने ही क्लाइंट्स रहते हैं। तो इसमें ये जो एक प्रोसेस है, ये एक चिकित्सा का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में सेम प्रॉब्लम्स के लोगों को थेरेपी दी जाती है। 6 से 12 क्लाइंट्स और एक थेरेपिस्ट होता है और समूह में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी परेशानियां एक जैसी होती है। अब देखिए कि समूह ऐसा नहीं कि समूह में अलग अलग प्रॉब्लम के लोग होते हैं। उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उन लोगों की प्रॉब्लम, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स सेम होती हैं, उन लोगों को एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर है या कोई और भी, जैसे कोई उसके डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के कारण जो है वो सेम है, तो एक जैसे कारणों के अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं और सेम परेशानियां उनकी होती हैं। तो वे थेरेपिस्ट और वे लोग थेरेपिस्ट और समूह में एक दूसरे के सुझाव और दूसरे अपनी परेशानियों को कैसे हल करते हैं ये देखकर सीखते हैं। अब देखिए कि यहाँ सिर्फ जो थेरेपिस्ट होता है वो ही उनकी थेरेपी नहीं करता। यहाँ पे क्लाइंट हैं, 6 से 12 क्लाइंट हैं, 12 लोग हैं और उनकी प्रॉब्लम सेम है, राइट? कि उनकी प्रॉब्लम सेम है तो वो एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करके एक दूसरे के विचारों को गेन करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को गाइड भी करते हैं। यहाँ सिर्फ थेरेपिस्ट का ही काम नहीं होता, थेरेपिस्ट एक है और यहाँ पर क्लाइंट 6 से 12 या 8 से 10 होंगे। तो ये जो 8 से 10 लोग हैं या 6 से 12 लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं और कई बार तो थेरेपिस्ट इनको गाइड करता है और कई बार क्लाइंट एक दूसरे को गाइड करते हैं और कई बार किसी स्किल पर्सन को भी बुलाया जाता है। स्किल पर्सन, अब देखो कि जिसमें कोई एक ग्रुप है और वो एक पर्टिकुलर स्किल उनमें है, तो किसी स्किल पर्सन को भी बुलाया जाता है, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है और उस तरह वो एक दूसरे को, पर्सन भी एक दूसरे को गाइड करते जाते हैं। तो
इसमें सिलेक्शन क्या की जाती है, मेन इसमें बात यही है कि ये जो ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप सेम प्रॉब्लम के लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। अब ये देख कर सीखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उनको एक दूसरे के कार्य करने के ढंग को देखते हैं, परेशानी सेम है और परेशानी से अपने आप को अपने आप को निकालने के लिए अपना अपना दृष्टिकोण एक दूसरे के सामने रखते हैं। एक जैसी परेशानी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सुझाव लेने से एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। अब देखो कि मैं अपनी ही परेशानी से जूझ रही हूँ और मेरे को उस परेशानी का हल नहीं नजर आ रहा। जब मैं दूसरे व्यक्ति के सुझावों को लेती हूँ, उनसे सुझाव लेती हूँ कि मेरी ये परेशानी है और इस परेशानी में मैं क्या करूँ, तो मेरे सामने एक नया दृष्टिकोण आता है। और यहाँ तो देखो 6 से लेकर 12 क्लाइंट हैं और हमारे पास कई सुझाव आ जाते हैं, मीन्स नए सुझाव और नए दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं और जो बदलाव में मदद कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब हमारे पास इतने सुझाव आते हैं तो वो सुझाव हमारे अंदर बदलाव लेने में हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। और समूह में शामिल होने से लोगों का अकेलापन भी दूर हो जाता है। अब देखिए कि जब हम समूह में बैठे हैं तो समूह में बैठने के में इसका फायदा क्या होता है कि यहाँ 6 क्लाइंट हैं, 12 क्लाइंट हैं, 7-8 जितने भी क्लाइंट हैं और इस क्लाइंट का जो समूह है उस समूह के लोगों की प्रॉब्लम एक जैसी है। अब जब मैं इस समूह में आया, समूह में मेरी थेरेपी हो रही है, तो मेरे को ये लगा कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, मेरे अकेले को परेशानी ये नहीं है, अरे इसको भी परेशानी है, इसको भी यही परेशानी है, मैं अकेला ही डिप्रेशन में क्यों आ रहा हूँ। और अकेलापन भी दूर हो जाता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और उससे ये भी लगता है, अब हर व्यक्ति को ये भी लगता है कि ये उसकी अकेले की परेशानी नहीं है, परेशानी आई है और एक दूसरे के साथ जब हम बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली परेशानी का हल हमें मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब परेशानी मेरे को अकेले को है और मैं अकेला ही उस परेशानी से डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ, मेरे को कोई सुझाव देने वाला नहीं है, मेरे को कोई दृष्टिकोण देने वाला नहीं है। तो मेरे पास जब कोई नया दृष्टिकोण नहीं है, मेरे पास कोई सुझाव ही नहीं है। अब देखो कि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ पर्सन अगर हमें कोई सुझाव देता है तो हमें लगता है कि ये तो ठीक है और मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम को ये समझ नहीं रहा और ये सिर्फ आर्टिफिशियल बातें करता जा रहा है। जब जब इसको प्रॉब्लम होगी ना तो तब पता चलेगा कि मैं इस परेशानी से कैसे निकल सकता हूँ। अब देखो कि ग्रुप है और ग्रुप में सभी को परेशानी है, सभी को परेशानी है और एक दूसरे को देखकर हम अपनी परेशानी को खत्म करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। और जो परेशान व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति की प्रॉब्लम को देखता है और उस प्रॉब्लम में एक दूसरे के सुझावों को वो मानता भी है। तो इस तरह अब उसको ये नहीं लग रहा कि मैं अकेला ही परेशान हूँ, मेरी परेशानी सिर्फ अकेले की नहीं है और भी लोग सेम परेशानी से जूझ रहे हैं। इस तरह का सहारा मिलने से काफी मदद मिलती है, एक तरह से सहारा मिल जाता है। देखते हैं ना कि जब अपने जैसा कोई मिलता है तो हमें एक सहारा मिलता है कि चलो कोई ना कोई मेरा साथी तो है, कोई ना कोई मेरा साथ देने वाला तो है ना, कोई ना कोई और भी परेशान है और मिलजुल कर हम अपनी परेशानी का हल ढूंढ लेंगे। और समूह में शामिल होने वाले कई लोगों को ये अनुभव लाभदायक लगता है। कई लोगों को क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए ये थेरेपी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अकेले जब हम भी प्रॉब्लम में रहते हैं
तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता, और जब हमें हल नहीं मिलता तो कई बार हम गलत अटेम्प्ट भी करना शुरू कर देते हैं। हम गलत अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं जो क्लाइंट के लिए भी घातक होता है और परिवार के लिए भी वो घातक बन जाता है। तो इस तरह ये जो स्मूथ थेरेपी होती है, स्मूथ थेरेपी बहुत ही अच्छी थेरेपी है हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए। कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, एडोलेसेंट केस में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो सेम ग्रुप के बच्चों का एक ग्रुप एजमेट का एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस प्रॉब्लम्स में सभी बच्चे हैं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, सुझाव देते हैं, तो एक पॉसिबल हल उसका भी खोज लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ये भी ग्रुप अलग अलग होते हैं कि सेम ग्रुप ऐसा होता है जो सेम प्रॉब्लम से, सेम कॉमन प्रॉब्लम से सफर कर रहा होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स है। तो इन जो प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम ग्रुप थेरेपी करते हैं तो डेफिनेटली इस ग्रुप थेरेपी से हम व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी या अंतर्दृष्टि उन्मुख चिकित्सा, साइकोडायनेमिक थेरेपी को अंतर्दृष्टि उन्मुख चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। आपके मन की गहराइयों में स्थापित व्यवहार से जुड़े कारणों पर ध्यान देते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा कि हमारे मन के गहराइयों में, हमारा मन का गहराइयां मीन्स अचेतन मन में, हमारे मन की गहराइयों में जो स्थापित व्यवहार है उससे जुड़े कारणों पर ध्यान देती है कि हमारे अचेतन मन की गहराइयों में जो व्यवहार स्थापित व्यवहार है उस व्यवहार से जुड़े कारणों पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण उसके बचपन से जुड़े हो सकते हैं। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा व्यवहार करते हैं और व्यवहार ऐसा करने का कारण क्या होता है कि बचपन से ही हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें जो सिखाया गया है और उसी सिखाए हुए के कारण हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमें सर्कमस्टांसेस ऐसे मिले हैं, हमें परिस्थितियां ऐसी मिली हैं और उन परिस्थितियों के कारण हम बचपन से ही वही व्यवहार करते जा रहे हैं, आज भी वो व्यवहार कर रहे हैं जो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, जो आज भी आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। मीन्स बचपन में जो हम एक्शन करते हैं और वो आज भी हमें हमारे अचेतन मन में है और वो आज भी हमें प्रभावित कर रहा है। तो ये जो होती है इनके लिए क्या किया जाता है, साइकोडायनेमिक थेरेपी दी जाती है, साइकोडायनेमिक थेरेपी दी जाती है। अब देखिए कि इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो। इसमें क्या किया जाता है, थेरेपिस्ट आप लोगों के साथ विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श करके क्या करने की कोशिश करता है कि आप जो व्यवहार आज कर रहे हो उस व्यवहार के प्रति जागरूक हो। राइट, कि बचपन की जो अचेतन मन में आपकी यादें छुपी हुई हैं, जो व्यवहार छुपा हुआ है वो बचपन का है। आज जो आप व्यवहार कर रहे हो, परिस्थितियों के हिसाब से जो व्यवहार कर रहे हो वो आज के लिए, आज की परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं है। तो इस थेरेपी का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो और ये जान सके कि किस तरह हमारे बचपन की घटनाएं हमारे आज के व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। बचपन में कोई ऐसी घटना हो जाती है, जैसे हम लोग बचपन में हम कहीं जैसे डरते हैं, राइट, अंधेरे से डरते हैं, ऊंचाइयों से डरते हैं,
या फिर बचपन में ऐसा हुआ कि मैं कमरे में था और कमरे की मैंने कुंडी लगाई या बाथरूम की मैंने कुंडी लगाई और बाथरूम से जब मैं फ्री होके नहाने के बाद कुंडी खोलने लगा तो वो कुंडी टूट गई और मेरे से वो खुली नहीं। अब मैं क्या हो गया, बाथरूम में बंद हो गया और मैं बुरी तरह डर गया। मेरे से गेट नहीं खुल रहा था, गेट नहीं खुल रहा था और पूरी तरह से डर गया। और फिर वो जो बचपन की जो घटना है, उस घटना ने मेरे आज के व्यवहार को प्रभावित किया। मैं आज भी कमरे में कुंडी लगाने से डरता हूँ और कहीं कुंडी टूट ना जाए। या फिर बचपन में मैं कहीं अपने मदर फादर के साथ या अकेले कहीं लिफ्ट पे गया और जैसे ही मैं लिफ्ट पे चढ़ा और लिफ्ट एक दो स्टेप चलने के बाद लिफ्ट फ्लोर एक दो फ्लोर चलने के बाद वो क्या हो गई, बंद हो गई, लाइट चली गई और मैं कम से कम आधा घंटा उस लिफ्ट में रहा और मैं बुरी तरह डर गया और बुरी तरह डर गया। और आज ये जो बचपन की घटना है आज भी मेरे को डराती है और मैं लिफ्ट पर चढ़ने से डरता हूँ। मैं लिफ्ट पे जाता ही नहीं, क्यों नहीं जाता कि जिस तरह बचपन में मेरे साथ ये घटना हुई थी, बचपन में ये मेरे साथ घटना हुई थी, मैं लिफ्ट में बंद हो गया था, तो शायद आज भी लिफ्ट में बंद हो जाऊं, लाइट चली जाएगी और मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ये जो बचपन की घटनाएं हैं ये हमारे आज के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। जो मैं बचपन में जो लिफ्ट में बंद हो गया था और आज मैं उस बचपन की घटना से मेरे आज का व्यवहार प्रभावित हुआ। प्रभावित कैसे हुआ? आज भी मैं लिफ्ट पे चढ़ने के लिए डरता हूँ। ये ये कई बार ऐसा होता है और इसके लिए क्या किया जाता है, साइकोडायनेमिक थेरेपी दी जाती है कि बच्चे को समझाया जाता है कि वो बाय चांस वो बात हो गई तो ऐसा तो नहीं कि हर बार ही ऐसा होगा, हर बार तो ऐसा नहीं होता। बाय चांस लाइट चली गई और आजकल तो फैसिलिटीज इतनी है और लिफ्ट जैसे ही लाइट गई उसी टाइम जनरेटर चल जाता है और या फिर लिफ्ट को खींच लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। तो ये चीजें एक थेरेपिस्ट हमें समझाता है, हमें जागरूक करता है, हमें क्या करता है कि जो आज का व्यवहार हम कर रहे हैं वो बचपन के साथ तो जुड़ा हुआ है, पर बचपन में जो परिस्थितियां थी वो डिफर थी और आज की परिस्थितियां डिफर हैं। तो इसलिए थेरेपिस्ट हम लोगों की थेरेपी करता है और इस ये जो साइकोडायनेमिक थेरेपी होती है, साइकोडायनेमिक थेरेपी हमारी किस तरह पहले तो हमें ध्यान ये करवाती है कि आपके मन की गहराइयों में जो स्थापित व्यवहार है, आज जो आप व्यवहार कर रहे हो उस व्यवहार के कारणों की तरफ ध्यान देती है कि क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। आज अगर आप अंधेरे से डरते हो, अगर आप पानी से डरते हो, कई बार कई बच्चों की ये आदत होती है ना कि बड़ों की भी आदत होती है कि वो पानी से डरते हैं, गहराई से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं। तो क्यों डरते हैं, ये व्यवहार करता है तो क्यों करता है, तो क्यों करता है मीन्स कारणों पर ध्यान दे जाते हैं। तो उस पर्सन के अचेतन मन में ये छुपा हुआ जो व्यवहार होता है, मन की गहराइयों का जो व्यवहार होता है, थेरेपिस्ट उसके कारणों को खोजने की कोशिश करता है। जब कारण मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उसका सुधार भी किया जाता है। बचपन में हम पानी से डरते हैं, हम तैरने से डरते हैं, हम ऊंचाई से डरते हैं। हो सकता है कि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसी बात हुई हो, कोई मिस हैपनिंग हो, उसके कारण मैं आज भी ऊंचाई से डरता हूँ, आज भी पानी से डरता हूँ, गहराई से डरता हूँ। तो ये जो हमारा व्यवहार है, मन की गहराइयों में जो हमारा स्थापित व्यवहार है, उनके जुड़े कारणों पर ध्यान दिया जाता है इस थेरेपी के माध्यम से। अब उदाहरण में ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण उसके बचपन से जुड़े हो सकते हैं, कारण बचपन से जुड़े होते हैं और जो आज भी हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखो कि आज भी मैं ऊंचाई से डरता हूँ, अगर बचपन में कहीं मिसहैपनिंग हुई हो,
मेरे साथ नहीं, या मेरे किसी दोस्त के साथ या मेरे किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ये बात हुई हो, तो वो आज भी मेरे को याद दिलाती है कि ऊंचाई पे जाएंगे तो गिरेंगे, पानी में जाएंगे तो डूबेंगे। कोई ऐसी जो बात, ऐसी कोई घटना हो रही है, हुई है बचपन में, वो बचपन की घटना हमारे आज के व्यवहार को प्रभावित कर रही है। और आज हम पानी से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इसका कारण क्या है कि मैं बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट देख चुका हूँ, या मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जो मेरे आज के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो थेरेपिस्ट कारणों को खोजता है, और कारणों को खोजकर उन कारणों का उपचार किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य ही यही है, व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो और ये जान सके कि किस तरह हमारे बचपन की घटनाएं हमारे आज के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये है साइकोडायनेमिक थेरेपी। इससे पहले हमने बात की स्मूथ थेरेपी की, ग्रुप चिकित्सा की, और अभी हमने बात की साइकोडायनेमिक थेरेपी। अब इस थेरेपी के बाद हम लोगों का ये जो टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी हमने शुरू की हुई थी, ये टाइप्स फिनिश हो गई हैं, टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो अब 5th यूनिट का हम लोगों का एक लास्ट ही टॉपिक रह गया है, वो रह गया है एम्स ऑफ साइकोथेरेपी। हम कल उस टॉपिक को फिनिश करके अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Thank you. Have a nice day.